तो दोस्तों आपका फिल्मी चीटी चैनल पर स्वागत है और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2024 में आई मूवी वेदा को। फिल्म से जुड़ी सारी बातें मैं एक्सप्लेनेशन के आखिर में करूंगा। इससे पहले मैं आपको सुनाता हूं इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम राजस्थान में मौजूद एक छोटे से गांव बाड़मेर में रहने वाली एक लड़की वेदा को देखते हैं जो कि कॉलेज में पढ़ाई करती है। वेदा निचली जात से बिलोंग करती है तो उन सबके लिए कॉलेज में अलग से मटके में पानी रखा गया था। बाकी विद्यार्थी वाटर कूलर से पीते थे जिससे निचली जात वालों को पीना वर्जित था। जल्द ही कॉलेज में बॉक्सिंग सेंटर खुलने वाला था तो वेदा सोच लेती है कि वो बॉक्सिंग सीखेगी और फिर स्पोर्ट्स कोटा से नौकरी लेके यहाँ से निकल लेगी क्योंकि ये जगह रहने लायक नहीं है। वेदा का एक बड़ा भाई था विनोद और एक बहन थी गहना। विनोद की आरती नाम की प्रेमिका थी जिसके बारे में गहना और वेदा दोनों जानते थे और किसी को कुछ नहीं पता था क्योंकि आरती ऊंची जात से बिलोंग करती थी तो अगर किसी को खबर लगती तो बहुत बुरा कुछ हो सकता है। गांव में कुछ ऐसा ही चलता था। अगर कोई निचली जात का लड़का या लड़की ऊंची जात के लड़का या लड़की से प्यार या शादी करने का सोचे तो उन्हें मार दिया जाता था। एक लड़का लड़की ऐसा ही कर रहे थे। माता पिता राजी थे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। फिर भी प्रधान का भाई बीरा लड़की को उठा ले जाता है। अब हम मेजर अभिमन्यु को देखते हैं जिसे एक आतंकी को जिंदा पकड़ के लाने के मिशन पे भेजा गया है तो वो डॉक्टर बन के जाता है आतंकी की बच्ची का इलाज करने। आतंकी को पता चल जाता है कि अभिमन्यु डॉक्टर नहीं आर्मी से है तो अब दोनों में भिड़ंत हो जाती है। पर अभिमन्यु ऑर्डर्स फॉलो ना करते हुए उसे मार डालता है क्योंकि उसने उसकी बीवी को मारा था बेरहमी से गला काट कर। उसका ऑर्डर्स ना मानने पर अभिमन्यु का कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है तो वो चला जाता है अपने ससुर के पास रहने जो कि वो बाड़मेर गांव में ही रहते थे। ससुर जी कॉलेज में प्रिंसिपल थे तो वो प्रधान से सिफारिश करके अभिमन्यु को एज ए बॉक्सिंग असिस्टेंट की नौकरी दिलाने का सोचते हैं और समझा रहे होते हैं उसे कि यहाँ अपना ये अकड़ वाला स्वभाव कम ही रखना। तभी अभिमन्यु को तालाब किनारे एक बैग मिलता है जिसमें की लड़की की लाश थी और ये वही लड़की थी जिसे बीरा उठा ले गया था। सबको सब कुछ पता था कि किसने किया है ये, पर पुलिस और प्रशासन बात दबाने में लगा हुआ था। अब हम प्रधान को देखते हैं। गाँव में उसी की चलती है और उसके कहे बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। सब किया उसके भाई ने ही था पर मीडिया के सामने कहता कि जो हुआ गलत हुआ, जिसने किया उससे जल्द से जल्द पकड़ा जाना चाहिए। दुनिया वालों के सामने वो बराबरी की बात करता था लेकिन असल में उसके विचार एकदम अलग थे। अब बॉक्सिंग ट्रेनिंग सेंटर खुल जाता है और अभिमन्यु एज असिस्टेंट काम करने लगता है और सबसे पहले ज्वाइन करने आती है वेदा जोश से भरी हुई। सेंटर के बाहर उसने चप्पल उतार दिए थे और सबसे पहले आई थी लेकिन जैसे जैसे बाकी सब आते जा रहे थे वो पीछे होती जा रही थी और बाकी सब ने अपने जूते चप्पल पहन रखे थे। अब वहाँ आता है बीरा तो कोच और बाकी सब उसके सेवा पानी में लग जाते हैं। बीरा जब वेदा को देखता है तो कहता कि अब तू हमारे समाज के लड़कों के साथ बॉक्सिंग करेगी, तेरा काम ये नहीं है, जा उधर पोछा उठा और पोछा लगा जाके। वेदा को मजबूरन वही करना पड़ता है जो उससे बीरा ने कहा और अभिमन्यु ये सब होते हुए देख रहा था, समझ रहा था कि यहाँ का सिस्टम क्या है। अगले दिन वेदा कोच से कहती कि मुझे भी सीखना है बॉक्सिंग तो केज बीरा को देखते हुए कहता कि तुम जाओ शादी ब्याह का सोचो, ये सब मत करो। वेदा देख देख के सब सीखने लगती है जो कि बीरा को अच्छा नहीं लगता तो कोच उससे कहता कि महंगा खेल है, बात को समझो, जाओ यहाँ से। अब एक दिन पिताजी को पता चल जाता है कि विनोद का किसी ऊंची जात की लड़की के साथ चक्कर चल रहा है तो वो उसे खूब डांटते हैं, मारते भी हैं कि खैर बनाओ कि बैठक को नहीं पता, काट कूट के फेंक देंगे तुमको नदी नाले में, पता भी नहीं चलेगा किसी को, तू एक निचली जात की पैदाइश है और यही तेरी सच्चाई है। पिताजी अपने बेटे को नहीं खोना चाहते थे इसलिए उसे समझा रहे थे। वेदा पिताजी से मांग करती है पैसों की बॉक्सिंग फीस के लिए तो पिताजी मान जाते हैं। अब अगले दिन वेदा कॉलेज जा रही होती है कि तभी बीरा और उसके चेले उसे रास्ते में रोक लेते हैं, उसे स्कूटी से गिराकर। वो सब उसका मजाक बनाते हैं कि तू बॉक्सिंग सीखेगी और फिर उसके पेट मुंह पे मुक्का मार मार के उसे लहूलुहान कर देते हैं। वेदा जो फीस लाई थी वो नोट फट गए थे तो वही लेके वो अभिमन्यु के पास जाती है तो अभिमन्यु उसकी हालत देख के पहले उसकी मलहम पट्टी करता है। अभिमन्यु सब समझ गया था और उसका खून खौल रहा था तो वो जाता है अपना मुंह बांध के बीरा के पास और उसके सभी चेलों को गिरा गिरा के पटक पटक के गंदे कपड़े समझ के उन सबको अच्छे से धोता है। अब किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि बाड़मेर में ऐसा कौन है जो हम पर हमला कर गया है, किसकी इतनी हिम्मत हो गई। प्रधान को अभिमन्यु पर शक होता है। अभिमन्यु वेदा को अपनी बॉक्सिंग किट दे देता है तो अब वेदा इच्छा जताती है कि वो ही उसे बॉक्सिंग करना सिखाए तो अभिमन्यु उसकी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। अभिमन्यु ने उसे भांप लिया था कि इसके अंदर जज्बा है
जोश है इस फील्ड में कुछ कर दिखाने का और उसे जरूरत भी है सीखने की इस गांव में जीने के लिए, इसलिए उसने छुप छुपा के उसे ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। अब एक बॉक्सिंग रिंग भी बना दी जाती है जिसका उद्घाटन करने प्रधान आता है जो कि मीडिया के सामने खूब मीठा मीठा बोल रहा था। तो अभिमन्यु वेदा को उसके सामने ले जाकर कहता कि इसे भी बॉक्सिंग सीखना है। प्रधान करता था लोगों के सामने आदर सम्मान बराबरी की बात, तो मीडिया के सामने उसे हामी भरनी ही पड़ती है। अब तक छुप के सीखते आ रही थी वेदा, लेकिन अब सबके सामने ट्रेनिंग करने लगती है और सब देख हैरान कितना बढ़िया कैसे कर ले रही है ये। अब आता है होली का समय, तो सब नाच गा रहे होते हैं और विनोद आरती को लेकर चला जाता है कोने में थोड़ा वक्त बिताने, लेकिन बीरा और उसके चेले उसे देख लेते हैं, उनको आशिकी करते हैं। अब प्रधान के घर में बैठक होती है जहाँ विनोद के पूरे परिवार को अपने सर पर चप्पल रख के खड़ा कर रखा था। प्रधान कहता छुआछूत जात पात के प्रबंध का मैं भी सम्मान करता हूँ, इसलिए करता हूँ क्योंकि ये नियम कानून मैंने नहीं बनाए, ये सारी व्यवस्था ऊपर हुई है। अब पाप किया है तो सजा तो देनी ही पड़ेगी। विनोद लड़की के पास जाओ, घुटने पर बैठो, नाक रख लो अपनी जमीन पर। विनोद को ऐसा करना पड़ता है और पूरा गांव देख रहा था। वेदा गहना से कहती कि पैरों में शूद्र क्यों, तो गहना कहती कि प्रधान ने कहा तो कि सब व्यवस्था है। तो वेदा कहती कि तो फिर हमें लॉ क्यों पढ़ाते हैं, संविधान की कस्में क्यों खिलाते हैं, सीधा व्यवस्था ही क्यों नहीं समझा देते। गहना कहती कि सब ताकत का खेल है और कुछ नहीं। अब अगली सुबह घर में पुलिस आ जाती है और कहती है कि आरती को तुम्हारा बेटा भगा ले गया है, बताओ कहाँ है लड़की। पुलिस परिवार को उठा ले जाती है और फिर वहाँ आता है प्रधान जो कि कहता है कि अगर बेटा तुम्हारा शादी करना चाहता है तो हम करा देंगे, उसे वापस बुला लो। सब सोच रहे थे कि विनोद मारा जाएगा, लेकिन अब सब खुश हो जाते हैं कि प्रधान जी तो कितने अच्छे हो गए। विनोद और आरती की शादी हो रही होती है तो प्रधान जी आते हैं, तो सबको लगता कि आशीर्वाद देने आए हैं, लेकिन वो आरती और विनोद दोनों को मार डालते हैं। दोनों बहनों को भी मारने जा रहे थे, लेकिन वेदा और गहना भाग निकलती हैं और छुप जाती हैं एक जगह। बीरा उनके पीछे पड़ा हुआ था तो गहना उनके सामने चली जाती है ताकि वेदा वहां से बच के भाग निकले, यानी कि गहना ने अपनी बहन को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। वो लोग गहना को जिंदा जलाकर मार डालते हैं। वेदा भागकर सीधा अभिमन्यु के पास जाती है क्योंकि वही एक था जिस पर वो भरोसा कर सकती थी। अभिमन्यु वेदा को लेकर सीधा प्रधान से मिलने जाता है और कहता कि जब ऊंचे जात की लड़की बाड़मेर की बेटी हो सकती है तो वेदा क्यों नहीं हो सकती। प्रधान कहता कि वो है बाड़मेर की बेटी, सिलाई कढ़ाई पढ़ाई लिखाई जो मांगेगी हम देंगे, पर व्यवस्था और सम्मान को ठेस पहुंचे तो छोरी अपनी भी क्यों ना हो, फूंक दी जाएगी। अभिमन्यु कहता कि मुझे झगड़ना नहीं आता, बस जंग करने आती है। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, सुलह या तो जंग। वेदा के माता पिता जिंदा बच गए और उन्हें खबर मिल जाती है कि वेदा भी जिंदा है। वेदा और अभिमन्यु अब इस गांव में नहीं रुक सकते थे, इसलिए वो वेदा के मौसा के यहाँ जाने का सोचते हैं जो कि दूसरे गांव में रहते थे। वेदा के ससुर और कोच दोनों अभिमन्यु का साथ दे रहे थे। वेदा अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया था, पर आज फिर से उसे मौका मिल रहा था कि वो किसी की जान बचा पाए। दोनों लोग एक पुरानी एम्बुलेंस लेकर वहां से निकलते हैं, लेकिन पुलिस उनसे भिड़ जाती है, पर वेदा उनसे बच निकलता है। लेकिन फिर आ जाता है बीरा, एक फौजी से पंगा ले रहा था वो। अभिमन्यु उसको उसकी भी औकात याद दिला के आगे बढ़ जाता है। अकेले अभिमन्यु ने उन सबको उनकी नानी याद दिलाती। वेदा अभिमन्यु से कहती कि हमें अदालत जाना चाहिए। अभिमन्यु कहता कि अदालत जाके क्या मिलेगा, केस चलेगा, तारीख मिलेंगी, धमकियां मिलेंगी और फिर कोई कोर्ट के बाहर तुम्हें मार के चला जाएगा। वेदा कहती कि अदालत जाके उम्मीद मिलेगी, वही काफी है। हमें बताया जाता है कि अभिमन्यु की पत्नी राशि को एक मिशन के लिए चुना गया था। इस मिशन के लिए एक आम नागरिक की जरूरत थी जो कि ऑथर बन के आतंकी के पास जाता और उससे इंफॉर्मेशन निकाल के लाता। अभिमन्यु राशि को मना कर रहा था कि कोई जरूरत नहीं है तुम्हें ऐसा करने की, पर राशि अपने देश के लिए काम आना चाहती थी, इसलिए वो गई मिशन पर। वहाँ वो गई और आतंकी को शायद उसका सच पता चल गया तो उसे मार डाला। इसीलिए प्रोटोकॉल ना फॉलो करते हुए अभिमन्यु ने उस आतंकी को मौत की सजा दे डाली। अब ये दोनों पहुंच जाते हैं मौसा जी के पास जो कि वो भी आर्मी से ही थे। मौसा जी पानी लेने के बहाने बाहर जाते हैं और इतने में धड़ाधड़ गोलियां चलने लगती हैं बाहर से। मौसा ने दगाबाजी कर पुलिस को पहले ही खबर दे दी थी उन दोनों के यहाँ आने की। अभिमन्यु चालाकी दिखाते हुए सभी पुलिस वालों से लड़कर वहां से भी भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। अब उनके पीछे प्रधान के पिता काका पड़ जाते हैं गुंडे लेकर। काका वेदा को पकड़ लेता है, लेकिन तभी अभिमन्यु अपनी ताकत से सभी से लड़ते हुए सबको धराशाही कर
वहाँ से भाग लेता है। अभिमन्यु ने उन सबको भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन इस लड़ाई में अभिमन्यु और वेदा भी काफी ज्यादा घायल हो चुके थे। वीरा और पुलिस अभी भी पीछा नहीं छोड़ते, तो वेदा अपने पूरे बाल काट के लड़के का रूप ले लेती है ताकि पकड़ी ना जाए। एक लड़की के लिए उसके बाल बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए वेदा को अपने बाल कुर्बान करने ही पड़े। छुप छुपा के वेदा के पिता उससे मिलने आते हैं, तो उसकी ये दशा देख उन्हें बहुत दुख होता है। वेदा कहती कि अब वो हाई कोर्ट जाएगी, तो पिताजी कहते कि वहां जाके क्या करोगी। वेदा कहते कि आर्टिकल 46 और 22 3 मेंबर बेंच बैठा सकती है। सेक्शन 231A के तहत FIR की जरूरत नहीं होती। दलित राइट्स सेक्शन 129 लागू होता है। पिताजी कहते हैं कि तुम अकेले कुछ नहीं कर पाओगी, मेरा एक दोस्त है, तुम वहां चली जाओ, और अगर ये लोग तुम तक पहुंच भी जाएं तो ये लो ब्लेड। वेदा कहती कि मैं उन ऊंची जाति के गिद्धों के पकड़ में ना हूं, इसके लिए मेरा ही बाप मुझे ब्लेड पकड़ा रहा है। पिताजी कहते कि तू कुछ भी कर ले, पर इस लड़ाई में तेरी हार तय है। वेदा कहती कि हार भले ही हो, पर मैं लड़ के हारना चाहती हूँ। अगर हार गई तो समझ लेना कि आपकी ब्लेड काम आ गई। बातचीत चल ही रही होती है कि तभी बीरा अचानक से हमला कर अभिमन्यु और वेदा को अपने कब्जे में कर लेता है। वेदा के हाथ पैर बंधे हुए थे, पर अब वेदा वो वेदा नहीं रह गई थी जो डर के रहे, बल्कि अब वो भिड़ जाती है ऐसे ही, और जो ब्लेड उसके पिता ने दी थी उसी से बीरा पर हमला कर देती है। अभिमन्यु भी खुद को छुड़ाकर बाकी गुंडों को ठिकाने लगा देता है। वेदा बीरा को मुक्के मार मार के उन सभी चीजों का बदला लेती है जो अब तक वो उसके साथ गलत करते आ रहा था। बीरा को ढूंढते हुए प्रधान और काका वहां आ जाते हैं, तो अभिमन्यु और वेदा बीरा को ऐसा सट करके गए थे कि अगर किसी ने दरवाजा खोला तो बम फट जाएगा, और एक आदमी दरवाजा खोल ही देता है और बीरा की तुरंत धज्जियां उड़ जाती हैं। प्रधान कहता कि सारे रास्ते खोल दो, अब हम रचाएंगे इस अभिमन्यु के लिए चक्रव्यूह। अभिमन्यु और वेदा कोर्ट पहुंच जाते हैं, और प्रधान और काका भी पहुंच जाते हैं अपने गुंडों की फौज लेकर, और गोलियों की बरसात कर देते हैं। अभिमन्यु भी जवाबी हमला देते हुए थोड़े बहुत गुंडे मार गिराता है। अभिमन्यु वेदा से कहता कि तुम आगे बढ़ो, जज के पास जाओ, मैं इन्हें संभालता हूँ। अभिमन्यु को गोली लग जाती है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता, क्योंकि वो एक फौजी था और फौजी कभी हार नहीं मानता। गोली लगने और घायल होने के बावजूद उनको कांटे की टक्कर दे रहा था अभिमन्यु। सारे गुंडे एक साथ हमला कर अभिमन्यु को बुरी तरह घायल कर देते हैं, पर वो प्रधान को एक गोली मारने में कामयाब हो जाता है। काका वेदा को घेर लेते हैं और उसे गोली मार नहीं जा रहे थे कि तभी अभिमन्यु उनको छत से नीचे फेंक देता है। बिल्कुल जान नहीं बची थी अभिमन्यु के अंदर, लेकिन फिर भी खड़ा था वेदा को बचाने के लिए। तभी प्रधान उसे गोली मार जमीन पर गिरा देता है। वेदा जजेस के पास पहुंच अपनी सारी दिक्कतें बताते हुए कहते कि आर्टिकल 226 और सेक्शन 482 CRPC के तहत मेरे केस की सुनवाई की जाए। बाहर से प्रधान कहता कि उधर प्रवचन देने से कुछ नहीं मिलेगा, यही सृष्टि का विधान है, कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि ये सारे नियम कानून उसने बनाए हैं, ऊपर वाले ने, तो ये जज क्या ही कर लेंगे। वेदा कहती कि सब यही कहते हैं कि जज क्या ही करेंगे, मैं ही पागल थी जो मैंने आप पर भरोसा किया, क्योंकि गलती आपकी नहीं, गलती मेरी है कि मैं दलित पैदा हुई और ऊपर से औरत। ये लोग जो हमें छूने से भी कतराते हैं वो हमें जीने कैसे देंगे, और आप लोग जो इस गलत को रोक सकते हैं वो ऐसे डर के कमरे में बंद बैठे हैं। प्रधान अभिमन्यु से कहता कि लगता है कि तुम्हारे माँ बाप ने महाभारत नहीं पढ़ी होती तो तुम्हारा नाम अभिमन्यु नहीं रखते, क्योंकि अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस सकता है पर उसे तोड़ नहीं सकता। प्रधान वेदा के पास जाने लगता है, लेकिन अभिमन्यु उसका पैर पकड़ लेता है। वेदा कहती कि मैं आप सबसे कुछ ज्यादा नहीं चाहती, बस अपना हक चाहती हूँ, जीने का हक, सम्मान से जीने का हक, सर उठा के जीने का हक, सांस लेना चाहती हूँ। मेरी दीदी बस हंसना चाहती थी, मेरा भाई बस प्यार करना चाहता था, हम सब बस सांस लेना चाहते हैं। एक जज हिम्मत दिखाते हुए डर को पैरों तले दबा उसकी सुनवाई करने को उठ खड़ी होती है। अभिमन्यु उठते हुए कहता कि महाभारत अगर तुमने पढ़ी होती तो तुम्हें पता होता कि एक औरत का प्रकोप, उसका अपमान पूरा शासन गिरा सकता है। मैं तो सिर्फ सारथी हूँ, चक्रव्यूह तोड़ने वाली अंदर है, अब वो अकेले तेरी फर्जी हुकूमत खाक कर देगी। प्रधान अभिमन्यु से पूछता है क्या मिला ये सब करके, तो अभिमन्यु कहता कि जो जान लेकर नहीं मिला वो जान बचा कर मिला, सुकून। प्रधान उसे गोली मारने जा रहा होता है, लेकिन अपने अंदर की बची कुची ताकत जुटाकर अभिमन्यु उसे गोली मार के उसके लिए नरक का रास्ता खोल देता है। अभिमन्यु चला जाता है, लेकिन उसने वेदा को उसकी मंजिल तक पहुंचाया। उसकी हक की लड़ाई में वो आखिर तक लड़ा। हमें बताया जाता है कि वेदा फिल्म 2007 के केस मनोज बबली और 2011 के केस मीनाक्षी कुमारी के भयानक सच्चे मामलों से प्रेरित है। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई की और एक ऐतिहासिक फैसले ने ऐसी बैठकों को कंगारू कोर्ट के रूप में वर्णित किया। देश के सर्वोच्च अदालत ने कहा ऐसी बैठकें पूरी तरह से अवैध हैं और इन्हें सख्ती से खत्म करना होगा। यह सत्य है
है कि वेदों ने जाति व्यवस्था की रचना की है। वेद सभी मनुष्यों के लिए एक जाति बताते हैं। आगे के विभाजन को वर्ण कहा जाता है, जो कि केवल पेशे पर आधारित वर्गीकरण है। सभी को एक सच्चाई से रूबरू कराते हुए ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी के आखिर में हमें ये साफ तौर पे बता दिया गया कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि सच्ची घटनाओं पर आधारित है ये मूवी। तो हम इस बात को झुटला नहीं सकते कि ऐसा कभी हुआ नहीं या होता नहीं। कुछ लोगों का ये भी कहना होगा कि अब कहाँ होता है ये सब, अब तो हम 21वीं सदी में हैं। तो दोस्त ये लीजिए, आप पढ़ लीजिए कि कितने केसेस 2022 में दर्ज हुए हैं। जो दर्ज नहीं हुए हैं वो केसेस हैं जिसमें कि लोग मार दिए जाते हैं, जिंदा ही नहीं रहता कोई, या हिम्मत नहीं दिखा पाते अपने साथ हो रहे गलत के खिलाफ आवाज उठाने की। ये एक फैक्ट है कि जो हायर कास्ट में हैं उन्हें कभी फील नहीं होगा कि भेदभाव ऊंच नीच अभी भी है हमारे समाज में, जो कि भले अब कम है लेकिन जगह बनाए हुए है अपनी। फील हमेशा निचले वर्ग के लोगों को ही होगा, क्योंकि जिसके साथ होता है वही उस चीज के दुख को समझ पाता है। चलो मान लिया नहीं है, तो क्यों आज भी एक ऊंची जात से निचली जात में शादी नहीं होती? ऐसे कहने को हम बड़ा कहते हैं कि हम सब एक हैं, हिंदुओं को एक होना है, लेकिन जैसे ही बात कर दो रिश्ता जोड़ने की, तभी वहाँ ये सब कुछ धरा का धरा रह जाता है और सारी दोगलई पंथी सामने निकल आती है। सबसे बड़े दोगले तो वही हैं जो कहते हैं कि हिंदुओं को जागना होगा, एक होना होगा। कभी नहीं हो सकते एक, जब तक आप अपने ही बनाए नियम लेकर चलते रहोगे, जो कि अपने फायदे के लिए आपने बनाए और छोड़ नहीं पा रहे। सबको साफ साफ पता है, और मूवी में भी बताया गया कि जाति काम के हिसाब से थी। जो पढ़ने लिखने में अच्छा हो, जो ज्ञानी हो वो ब्राह्मण, जो हथियार चलाने में माहिर हो वो क्षत्रिय, जो व्यापार करना जानता हो वो वैश्य, और जो हाथ से काम करने में माहिर हो वो शूद्र। किसी की भी जन्म से जाति डिसाइड नहीं होती थी, बल्कि वो इंसान किस चीज में माहिर है उस हिसाब से उसकी जाति डिसाइड होती थी। ये ठीक वैसा ही है कि आग को चूल्हे में जलाओ तो वो खाना पकाने के काम आती है, वही आग दिए में जलाओ तो रोशनी करती है, और वही आग चिता में जल रही हो तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। आग वही है, लेकिन हर जगह उसके काम अलग अलग हैं। तो यही था जाति का काम, कि जिसको जो काम आता था वो इन 4 ग्रुप्स में बांट दिया जाता था उसके काम के हिसाब से। ज्ञानियों को आदर सम्मान मिला तो उनका माथा ठनका कि क्यों ना हम ही सबसे बड़े बन जाएं और बाकी लोगों को अपने नीचे रखकर उन पर राज करें। जब मन में लालच आया तो वहीं सब गड़बड़ हो गई, और इतनी गड़बड़ हुई कि फिर यह गड़बड़ आज तक नहीं सुलझ पाई। चलिए ठीक, आप कह रहे हैं कि अब भेदभाव नहीं होता, तो क्या कोई ऊंची जात वाला अपनी जात हटा के कोई निचली जात अपने नाम के आगे लगा सकता है क्या किसी निचले वर्ग को अधिकार मिल सकता है कि वो अपने नाम के आगे कोई ऊंची जात लगा ले? सब कुछ तो बराबर है ना। तो जितना गर्व और भौकाल ऊंची जातियां लिखने में है, उतना निचली जात लिखने में भी होना चाहिए। हिचकिचाना नहीं चाहिए ना। पर ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कर सकता कोई भी, क्योंकि फिर तो बवाल हो जाएगा। नियम कानून बन गए हैं, इसलिए आधे से ज्यादा लोग सिर्फ इसलिए चुप हैं और अपने व्हाट्सएप ग्रुप तक ही सारी बातें रखते हैं। अगर कानून ना हो तो वैसी ही दशा होने में देर नहीं लगेगी। ये भी सच है कि हर कोई वैसा नहीं है। बहुत से हायर कास्ट के लोग हैं जो ये सब कुछ नहीं मानते और उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि कौन किस जाति से है। ऐसे लोग सिर्फ आज नहीं पहले भी रहे हैं, और उन सबका भी काफी योगदान रहा है जातिवाद हटाने की लड़ाई में और निचले वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाने में। तो जो अच्छे हैं वो अच्छे हैं। रेत के कण जितना भी लॉजिक नहीं है किसी के पास कि क्यों है जातियां, क्या काम है अब इनका। बस यही कहना है सबका कि हैं तो हैं, हम तो मानेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ हायर कास्ट के लोगों से ही सुनने मिलता है, क्योंकि उन्हें नहीं खत्म करना अपना दबदबा जो कि बना रखा है। अगर नहीं करना है तो फिर एहसान भी न जताया जाए कि अब कहाँ कोई कुछ गलत करता है, सब बराबरी से ही तो रहते हैं। जिनको रहना होता है वो रहते हैं, वो ये नहीं जताते कि हम तुम्हें रहने दे रहे हैं। बराबर मानने में और जताने में कि हम तुम्हें बराबर मानते हैं बहुत फर्क है। सबसे बड़ी दिक्कत तो उन निचले वर्ग से आने वाली महिलाओं को आती है। एक तो उन पर अत्याचार होता ही है, ऊपर से जातिवाद का भी अत्याचार उन्हें सहना पड़ता है। कुछ लोगों का कहना है कि इसमें हिंदुओं को गलत दिखाया गया, डिवाइड एंड रूल वाली स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है। अरे भाई, कोई ये स्ट्रेटेजी तब अपनाएगा ना जब एकता होगी। एकता जब है ही नहीं, सिर्फ दिखाने के लिए है कि हम सब एक हैं, तो दूसरे पे ब्लेम डाल के खुद को अच्छा क्यों दिखाना है? गलत ये चीज। तो इस पे काम करने के बजाय उस पर दोष मर देना कि हमारे में गलती निकाल रहा है, वही गलत है, हम सही हैं। ये अच्छी बात थोड़ी है। मूवी की बात करें तो फिल्म में भले समाज के सच्चाई से रूबरू कराने वाला टॉपिक उठाया, पर फिल्म में दम नहीं था। पहले से ही सब प्रेडिक्टेबल था कि आगे क्या होने वाला है, क्या होगा। ऐसा लगा कि वेदा इतना बॉक्सिंग वगैरह सीख रही है तो उसके एक्शन सीन ज्यादा होंगे, उन्हें ज्यादा दिखाया जाएगा, पर उनका बॉक्सिंग सीखना कुछ काम नहीं आया। जॉन भैया नो डाउट तगड़े लग रहे हैं एक्शन करते हुए, पर वो तो सिर्फ सारथी थे, वेदा मेन किरदार थी, तो उसे ज्यादा दिखाना चाहिए था। जॉन भैया अपनी हर फिल्म में अब एक ही तरह दिखते हैं, कुछ खास बदलाव
पसंद नहीं आता उनकी एक्टिंग में। शर्वरी और अभिषेक बनर्जी का काम एकदम बढ़िया रहा, उन दोनों की एक्टिंग काफी सही लगी मुझे। जितनी आसानी से आखिर में दिखा दिया कि सब सही हो गया, जज मान गए सुनवाई के लिए, असल में इतना आसान होता नहीं कुछ भी। बहुत ही ज्यादा फिल्मी एंडिंग कर दी तो वो और अच्छा नहीं लगा। फिल्म में थोड़ा और सच्चाई की कड़वाहट, थोड़ा और ट्विस्ट एंड टर्न्स दिखाने चाहिए थे। बस भागते और बचते हुए ही पूरी मूवी निकाल दी, कुछ और था ही नहीं फिल्म में। बाकी और कुछ तो कहने को है नहीं, जो था वो मैंने कह दिया है। तो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन जाने से पहले आप बता के जाइए कि आपको मूवी की कहानी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा। जो मेरे विचार हैं उसको लेकर अगर आपके मन में कोई विचार आता है तो आप वो भी बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।